सर बने रहे हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल गए और विरोधियों के पर निशाना साधने के साथ साथ हिंदुत्व का जिक्र वो बार बार करते रहे। तो चुनावी सभाओं में किस तरीके से उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा, इस पर भी हम उनके बयान को सुनाते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाले लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माताओं और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है, और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटक बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। अब यह अराजकता का खेल समाप्त हुआ। तो अराजकता का खेल समाप्त हुआ या फिर वही सरकार फिर से सत्ता में आएगी, ये तो कल सुबह 8 बजे से लगातार जो ट्रेंड मिलने लगेंगे और 10 बजे के बाद तो नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे तेज नतीजे आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी देख पाएंगे। लेकिन संजय सरकार साहब, वो कौन से मुद्दे रहे जिसके तहत आपके साथ बंगाल की जनता फिर से जा रही है? और आपने पहले चर्चा की शुरुआत में कहा कि 128 से आपकी गिनती शुरू होती है, ये 128 वाला क्या खेल है सर? पहले जोगी जी को जवाब दे लेता हूं। पहले हिंदुत्व में आते हैं, आपको सब जवाब अगर चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, 2008 में 13 नवंबर के दिन, ये 10 से 12 नवंबर के दिन गांधीनगर शहर बैठाने के लिए 143 मंदिर तोड़ा गया था। मुख्यमंत्री थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों को ऊपर में शिवलिंग को तोड़ा गया। अहिल्याबाई मंदिर सिर्फ एक ताज होटल बना के तोड़ा गया। बिहार का समस्तीपुर में सम्राट चौधरी के नेतृत्व ने इतना मंदिर समस्ती भोलेनाथ को मंदिर और बजरंगबली को मंदिर, वो भी ने बेरा लगा के खींचते ये डंपर से खींच के लेके आया है। शायद इतना मंदिर। तो संजय जी, क्या विकास परियोजनाओं के लिए मंदिर और जो धार्मिक स्थल है वो नहीं तोड़े जाने चाहिए? नहीं, हिंदुत्व का बात आप बोल रहे थे। आप ऐसे, आप बंगाल में अगर कुछ होता था आप उसके हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते, इसमें हिंदुत्व को, इसको हिंदुत्व कहते हैं। औरंगजेब का समय में इतना मंदिर तोड़ा नहीं गया था जिस समय इसको मंदिर तोड़ा गया है। आज बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में नंबर 2। आज नहीं, इंटेंशन और इरादा क्या है संजय जी? भाई मंदिर तोड़ने का इरादा क्या है वो मैटर करता है। मंदिर आप तोड़ रहे हैं, किस मकसद से तोड़ रहे हैं? अगर तोड़ना पड़ रहा है तो किस मकसद से तोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संजय जी। आप हिंदुत्व का ना सुनिए ना, आपको हम सब जवाब दे रहा। नहीं, इंटेंशन को उसमें जोड़िए ना। वहां पर इंटेंशन क्या था, और औरंगजेब की जो आप तारीफ कर रहे हैं, औरंगजेब का इंटेंशन क्या था, वो तो देखना पड़ेगा ना संजय जी।
सुनिए, मैं आपको स्थायी स्थान किसने चालू किया था? जो अभी जो इलाहाबाद में स्थायी स्थान शुरू हुआ था, अकबर ने चालू किया। आपको मालूम है कि नहीं? मालूम शायद नहीं है आपको। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, संजय जी सब मालूम है। आलमा जैसे बीप कंपनी से चंदा लिया जाता है, इसको हिंदुत्व नहीं। आप हिंदुत्व वाले पे मत जाइए ना। अब तो भाई हिंदुत्व और गोलबंदी जो है, ध्रुवीकरण वो हो चुका है, अब तो नतीजों की बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर पश्चिम बंगाल के लोग आपके साथ गए? आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आप क्राइम में बोल रहे, क्राइम में ना ओवरऑल 7,93,000 सिर्फ क्राइम उत्तर प्रदेश में हुआ। एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा, आप खोल के देख लीजिए और डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके खोल लीजिए। बंगाल में संजय जी उसी को डाउनलोड करके जब आप एवरेज निकालिएगा ना पर लाख, तो वो बहुत नीचे है। संजय जी सिर्फ नंबर मत जाइए ना, आबादी पर भी तो देखिए। सुनिए नहीं संजय जी आप विपक्ष की तरह भाषा बोल रहे हैं, ठीक है विपक्ष में आप, मैं कह रहा हूं एवरेज आपको निकालना पड़ेगा ना, पर लाख आप निकालिए ना क्राइम का डेटा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कर लीजिए कंपैरिजन। सुनिए ना, मेरे यहाँ पर कितना मालूम है? 1,80,000 हुआ है पहले 15 स्टेट में। नहीं उसी एनसीआरबी के रिपोर्ट को डिटेल में नहीं पढ़ता है विपक्ष। विजय जी जब चूंकि आप न्यूट्रल व्यक्ति, मैं संजय जी लौट रहा हूं आपके पास। संजय जी मैं दोबारा लौट रहा हूं आपके पास, बहुत मौका दूंगा, मैं सबको प्रॉपर मौका दूंगा, लेकिन हमारे पास एक न्यूट्रल व्यक्ति विजय जी मौजूद है, उनसे मैं कमेंट लेता हूं। विजय जी जब एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र होता है तो कह देता है भाई उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम, लेकिन एवरेज क्राइम की बात विपक्ष क्यों नहीं करता है? पर लाख क्राइम जब आप निकालते हैं तो उत्तर प्रदेश का फिगर सबसे नीचे के आसपास आता है। आखिर इसके बारे में विपक्ष क्यों नहीं बोलता है विजय जी? नहीं देखिए, इसमें तो बहुत सरल गणित है ना कि अगर आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करेंगे तो एनसीआरबी में डेटा जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अगर पब्लिक के कंप्लेंट पुलिस के बजाय कोई और कमेटी तय करने लगेगी तो एफआईआर होंगे ही नहीं। एफआईआर नहीं होंगे तो एनसीआरबी में डेटा ही नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तो मुकदमे बाहर ही तय हो जाते हैं, पुलिस की भूमिका की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पॉलिटिशियन ही तय कर देते हैं। तो एक ये भी व्यवस्था है। तो जिन राज्यों में एफआईआर नहीं दर्ज होगी वहां पे एनसीआरबी के आंकड़े बहुत बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि एफआईआर दर्ज ना हो, मुकदमे बाहर दूसरे लोग जो है उसमें समझौता करा दें या जो भी फैसला देना हो दे दें, तो ना कोर्ट में मुकदमे बढ़ेंगे और ना एनसीआरबी में आंकड़े बढ़ेंगे। देखिए ये ऐसा नहीं, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने जो जिस गर्त में पहुंचाया था पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी ने उसमें काफी सुधार किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट ताकतवर थे लेफ्ट पार्टी के समय में, किशन और आजाद दो लोग का एनकाउंटर हुआ था 2010 में, तो करीब 12-17 महीने के दरमियान में। ये भी सिंगूर जब आंदोलन हुआ था वो लोग तो टीएमसी के पीछे ही खड़े थे। बिल्कुल। तो चीजें बदलनी चाहिए। भारत में बाकी हिस्सों में जो डेवलपमेंट है, जो तमिलनाडु में डेवलपमेंट है, जो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट तो पश्चिम बंगाल में नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल मैन्युफैक्चरिंग हब था भारत का। तो चीजें बदल गई। अब उसमें सुधार कितनी तेजी से हो सकता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर सुधार नहीं होगा तो वेलफेयर स्कीम, देखिए 3-4 चीजें हैं जो टीएमसी के लिए बहुत ताकतवर हैं। एक उनकी वेलफेयर स्कीम्स, दूसरा माइनॉरिटी का 30% करीब वोट जो टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ा है, और ममता बनर्जी का अपना आधार भी है वहां, मजबूत आधार है। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने जब वो कांग्रेस में थी, और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है बहुत स्ट्रगल किया था, तो उन्होंने एक मजबूत आधार बनाया। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है। बूथ पे वोट वही दे सकता है जो जिसको टीएमसी के लोग अलाउ करते हैं, इसीलिए तो इतनी फोर्स वहां डिप्लॉय करनी पड़ेगी जिसको लेके बहुत आलोचना हो रही है। विजय, कुल मिलाकर के देखे, चूंकि आपने विकास का जिक्र किया, तो भाई आजादी के वक्त पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में था 10.5% के आसपास था। संजय सरकार साहब, मैं चाहता हूं इस पर छोटा सा कमेंट कर लें आप, क्योंकि हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ रमेश चंद्र जी भी दोबारा जुड़ गए, और वो कंट्रीब्यूशन 5.5-6% के आसपास रह गया संजय सरकार साहब। आखिर ऐसा क्यों? आजादी के वक्त 10.5% और अब 5.5-6% के आसपास कंट्रीब्यूशन जीडीपी में।
चार चीज है जिससे इसको, एक तो कैपिटल यहाँ से हटा के ले गया, मेन पोर्ट जो हो गया, मेन पोर्ट हो गया महाराष्ट्र के ऊपर में हो गया। मैं आपको चीज बताता हूँ, मैंने एज ए इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताऊं। और तीसरे नंबर बात, हम जब यहाँ सत्ता में आया था ना, 54,000 इंडस्ट्रीज बंद हो चुके थे। मेरे यहाँ भाई साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत ही अच्छा। फ्रूट इंडस्ट्री सबसे बड़ा था, एक स्ट्रीट में 10 से 12 हजार आदमी काम करने वाला था, एक स्ट्रीट, जहाँ उड़ीसा, बिहार और यूपी के, आज भी यहाँ पर बिहार यूपी का 80 लाख आबादी यहाँ पर है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो बिहार में नहीं गया, बोले बिहार से बेहतरीन यहाँ पर है। यहाँ पर को 100 रुपए में आप 3 वक्त खा नहीं सकते हैं, 35 रुपया का दावल चावल सब्जी पेट भर के खा सकते हैं। 3 वक्त खाना 100 रुपया में आपको हो सकता है, बंगाल जैसे सस्ता जगह में। आपको मैं बता रहा हूँ, आज का पोर्ट डेवलप हो नहीं पाया, ये केंद्र सरकार और कम्युनिस्ट के समय में नहीं हो पाया। दूसरे नंबर, पोर्ट अगर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक जीडीपी नहीं आगे बढ़ेंगे। आप देखिए गुजरात के इतना बड़ा पोर्ट है, उसका भी पोर्ट मतलब नंबर 4 में चला गया है। ये आपको कुंडला पोर्ट से लेके आपको मतलब जो बड़े बड़े पोर्ट जितना है, सब पोर्ट वहां पर है। उमरगांव से स्टार्ट होकर जामनगर में खत्म होता है उसका पोर्ट एरिया। इतना बड़ा पोर्ट रहने के बावजूद 1 नंबर जीडीपी में नहीं आ पाया। वहां पर क्या हो गया, महाराष्ट्र उसको आगे निकल चुके हैं। तो देखिए आपको देखने पड़ेंगे सबसे बड़ा। चलिए संजय जी, वैलिड रीजन आप बता रहे हैं, वैलिड रीजन ठीक है आप बता रहे हैं। छोटे छोटे रखते हैं संजय जी, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा सवाल ले पाऊंगा, ज्यादा जवाब आप लोग दे पाएंगे। रमेश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी एमएलए। रमेश जी, किन मुद्दों के दम पर आपको लगता है कि 77 से आप सत्ता के समीकरण तक पहुंच जाएंगे? देखिए, टीएमसी ने 15 साल में बंगाल को लूट लिया, वहां खनन के माध्यम से लूटा गया, वहां पर आम जनता से लूटा गया, जितनी कंपनियां चल रही थी सबको बंद कर दिया गया, नई कंपनियों को आने नहीं दिया गया, हफ्ता वसूली हो रहा है। बंगाल का ये हालत है, कोई बिल्डर घर नहीं बनवा सकता। अगर बिल्डिंग बनाएगा और रेता जो है इनके क्लब वाले देंगे, सीमेंट इनके क्लब वाले देंगे, उसके बाद जो फायदा होगा बिल्डर का उसमें इनके ममता बनर्जी को हिस्सा देना पड़ेगा, स्थानीय इनके नेताओं को देना पड़ेगा, इनके गुंडों को देना पड़ेगा। वहां से बिल्डर भाग रहे हैं, वहां से फैक्ट्री वाले भाग रहे हैं, वहां कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, नए कल कारखाने कोई लग नहीं रहे हैं, केंद्र की कोई योजना वहां लागू नहीं होती है, वहां हर घर बिजली नहीं पहुंच पाती है, हर गरीब को आवास नहीं मिल पाता है। आयुष्मान भारत का कार्ड भी नहीं मिल पाता है, बर्बाद कर दिया बंगाल को, बर्बाद कर दिया बंगाल को, बर्बाद कर दिया। आम बंगाली जनता बदला लेने के लिए अब आम जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रही है। इन लोगों ने पाकिस्तान आईएसआई कैंसिल करके बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहा। इन्होंने बांग्लादेशियों को ला करके रोहिंग्यों को वहां पर बसा करके एक मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं। लेकिन यह भारत, यहाँ के बंगाली हिंदू उसको पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हिंदुओं ने तय कर लिया है, अब पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। ये हाफ लुंगी पहन करके हाफ लुंगी पहन करके बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों की असमत लूट रहे हैं, इनके जो गुंडे हैं। ठीक है संजय जी, रमेश जी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक करके। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, चूंकि इसी चुनाव के दौरान विशेष सत्र संसद को बुलाया गया और महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, उसमें संशोधन, जो संविधान संशोधन सरकार लेकर के वो पास नहीं हो पाया, क्या इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि चुनाव पर पड़ा है? सीआरपीएफ लगने के बाद भी इन लोगों ने वास्तविकता ये है कि अभी जो है यहाँ पर पत्रकार बोलते कह रहे थे कि वहाँ पर कंप्लेन नहीं लिखी जाती, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी कंप्लेन लिखी जाती है। आप बताइए, गाजीपुर में महिला के साथ जो है जो भी हुआ, उसके बाद उसकी FIR लिखने में तब तक देरी की गई जब तक उसमें विपक्ष नहीं आ गया। आप उन्नाव का केस उठाकर देख लीजिए, कब FIR हुई? जब वो बेचारी बच्ची ने अपने यहाँ पर तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की, तब जाके उसकी FIR नोट की। तो इसलिए ये देखिए, बातें करना अलग बात है, पर हकीकत से आप पूरी तरीके से जो है आदमी को अंधा नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे हरदोई की घटना हो, प्रतापगढ़ की घटना हो, घटनाओं की कमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है महिलाओं की सुरक्षा पर, वो अपने आप पे सवालिया निशान रहा है।
और रही बात, आप बताइए, ये बात बताइए कि जो महिला आरक्षण बिल है वो तो ऑलरेडी पास हो गया, आखिर लागू क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल तो उनके जो कार्यकर्ता है उनकी पार्टी से पूछ रही है। ये जो एजिटेशन देखते हैं आप, जो महिलाएं कर रही हैं, साल लेके टहल रही है, वो अपनी पार्टी के लिए लेके टहल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी महिलाओं को 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 33% आरक्षण देने की कुव्वत रखती है या नहीं रखती। सवाल ये है। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दे चुकी है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं प्रियंका जी, आप पर अगर आज आप पंचायत लाख महिलाएं उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आपने टिकट दिया लेकिन पंजाब में नहीं दिया। प्रियंका जी, यही तो सवाल पूछा जाता है कि हर स्टेट में आपकी पॉलिसी अलग हो जाती है। आपने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दे दिया लेकिन पंजाब में नहीं दिया, बाकी राज्यों में नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की 21, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में सरकार चला रही, किसी एक राज्य का कितने परसेंट, हम 20% से ज्यादा अगर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। जो बातें कर रहे हैं कि हम बिल लेके आए हैं और विपक्ष ने नहीं, विपक्ष तो दे चुका है, विपक्ष करके दिखा दिया विपक्ष ने। अब आपकी बारी, आप करके दिखाइए। आपकी अगर कुव्वत है प्रियंका तो जी, आप वही तो है कि चैलेंज करती हूं। वैधानिक मजबूरी बन जाती, संवैधानिक मजबूरी बन जाती है। अगर पास हो जाता तो बीजेपी दरअसल ये कह रही, प्रियंका जी बने रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मछली खाने को लेकर के भी महासंग्राम हो गया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल में मछली खाना ही बंद हो जाएगा, तो असम के सीएम ने ममता पर करारा पलटवार भी किया। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না, আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। अरे बीजेपी सरकार असम में 10 साल में है, क्या असम में मांस बंद हुआ है? क्या मांस बंद हुआ है? क्या कामाख्या मां का मंदिर में डेली बोली होते हैं और बिलासीपाड़ा में मां का मंदिर में भी बोली होते हैं, तो इसीलिए ममता जी अभी झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैं कल एक मीटिंग में बोला कि ममता जी आप टीएमसी का 10 लड़का दे दो और मैं असम का बीजेपी से 10 लड़का दे दूंगा और मांस खाने का कंपटीशन करूंगा, कौन ज्यादा खा सकते हैं। और मैं ये जरूर बोल सकता हूं, बीजेपी वाला लोग टीएमसी से ज्यादा मांस खा लेगा, पक्का है ये, तो उनका सामने कोई इशू नहीं है। संजय जी, लोगों को तो बाकी तरीकों से भी डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मछली वहां पर बंगाल में ज्यादातर लोग खाते हैं। इस मामले पर भी आपकी मुख्यमंत्री लोगों को डरा रही हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो मछली खाना बंद करवा देगी। अच्छा, मैं आप एक मदद कर सकता है, विधायक जी को मेरे साथ में लीजिए ना थोड़ा, एक मिनट। नहीं, विधायक जी सुन रहे हैं आप? मंगलवार के दिन खाई। नहीं, विधायक जी को साथ में लीजिए ना, हम कुछ सवाल। गजब है ये लोग सनातनी, झूठे सनातनी। अच्छा विधायक जी, आप एक चुप, बहन जी आप चुप रहिए। विधायक जी, जीडीपी का मछली शाकाहारी हो गई, बेशर्मी की भी हद होती है। बहन जी आप चुप रहिए ना थोड़ा। वोट के लिए कहिए नाचने लगे तो नंगे नाच लेंगे ये लोग। बहन जी आप पूरा चुप रहिए ना, एक सवाल पूछ रहा है। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं, बोलिए। ठीक है, सुन रहे हैं विधायक जी, सरकार जी सुन रहे हैं, कहिए। विधायक जी जीडीपी का फुल फॉर्म बोलिए ना। आपको विधायक है बंगाल के बारे में इतना, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी के फुल फॉर्म क्या है बोलिए तो। अरे यार, ठीक है ना, आप विधायक आप बोलिए। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, किसी का आप जनरल नॉलेज टेस्ट करेंगे क्या आप यहाँ पर? क्या रहे हैं इनका, क्या क्वेश्चन क्या है इनका? ये कह रहे हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, वो पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे आपत्ति है। नहीं, इसका जवाब देने की जरूरत किसी को नहीं है। नहीं, संजय जी, जैसे मछली पर डिबेट आ गई थी ना पश्चिम बंगाल में, वो डिबेट यहाँ पर नहीं होने दूंगा, वैसी डिबेट। संजय सरकार जी सुनिए ना, संजय जी, कल इनकी सरकार 1 बजे जाने वाली है और सारे बंगालियों ने ठान लिया है
संजय जी आप फालतू में टाइम जाया कर रहे हैं। संजय जी सुनिए ना, विधायक आप जिसको बैठा है, हम डिबेट नहीं करेंगे। संजय जी मैं उन्हें अलाउ नहीं कर रहा हूँ, उनको पता है नहीं पता है, शायद आपको पता है, लेकिन मैं उन्हें अलाउ नहीं कर रहा हूँ बताने के लिए। संजय जी ये डिबेट ठीक है, आप चुनावी सभाओं में इस तरह के कर लीजिए फालतू की बातें। विजय जी मछली पर भी चर्चा हो गई, आरोप प्रत्यारोप लग गया। मछली चूंकि लोगों के खान पान से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए भी उस पर डराने की कोशिश की गई। किस स्तर पर लोगों को डराने की कोशिश की गई टीएमसी की तरफ से, जरा इस पर भी बात करना जरूरी है विजय जी, क्योंकि आप चुनावी कैंपेन को बहुत क्लोज से देखते हैं, हर राज्य के चुनावी कैंपेन को। तो टीएमसी की तरफ से बंगाल की जनता को किस किस स्तर पर डराया गया विजय जी? डिबेट नहीं किया जा सकता। देखिए चुनाव में ये सब चीजें होती हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा ऐसे सेंटिमेंटल इश्यूज लाए जाते हैं पब्लिक के अंदर। एक नेता थे, उन्होंने एक बार गंगा नदी पे जब बांध बन रहा था और बोले कि इससे बिजली पैदा होगी तो पानी से बिजली निकल जाएगी, खेती काम नहीं आएगा। इस तरह की भी बातें होती रही हैं। तो चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन भारत में, पूरे भारत में जहां जहां सनातनी हैं, सबकी परंपराएं अलग अलग तरीके से भी लोग मनाते हैं। बंगाल में तो मछली त्योहारों पे खाई जाती है, वहां सभी लोग खाते हैं और एक हिस्सा है वो। अब कुछ लोगों को नहीं पता कि इस देश की जो वैरायटी है, किस किस तरीके से कौन कौन लोग, कहीं मना नहीं है। जहां मछली खाने वाले लोग हैं मछली खाते हैं। गाय को लेकर जरूर एक में धारणा है और उसे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां गाय भी नहीं मानी जाती है। तो ये कोई एक चीज पूरे भारत में एक जैसा नहीं लागू कर सकते। बहुत से लोग उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में त्योहारों में मांस खा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो क्या होता है कि राजनीतिक लोग अपनी सहूलियत से चीजों को जनता के बीच ले जाते हैं और सामने वाली पार्टी को मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं। कई बार जैसे कोई प्रिय चीज है, कहे भाई दूध पे प्रतिबंध लगा देंगे, अब दूध नहीं होगा तो बच्चे क्या पिएंगे? तो इस तरह के भी काम करते हैं। देखिए राजनीति, सोशल मीडिया के दौर की राजनीति सोशल मीडिया की भाषा पे आके निर्भर हो गई है। आप देखिए डिबेट में भी लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो भी सोशल मीडिया का ही असर है। तो जब आपके पास अच्छे शब्द नहीं होंगे, अच्छे तथ्यों की जानकारी नहीं होगी, आप कहीं की परंपराएं नहीं जानते होंगे, तो कोई भी जो है आप सही बात नहीं कर पाएंगे। अब बंगाल की जो परंपरा, वहां मछली तो जीवन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर कोई भी गेस्ट आया घर में तो मछली लाई जानी है। हिल्सा मछली का तो गजब का वहां क्रेज है। तो चीजों को समझना जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के आधार पर बहस करते हैं तो वहां आके मामला फंस जाता है। ममता बनर्जी ने एक दांव फेंका पब्लिक को इमोशनल करने के लिए, और वो दांव उनका कितना कारगर होगा कल पता लगेगा। बिल्कुल। रमेश जी अब आप क्या कहना चाह रहे थे आप? चूंकि हमारे पास संजय सरकार अभी नहीं है, वो लगता है कि चले गए डिबेट छोड़ करके, क्योंकि मैंने उन्हें अलाउ नहीं किया। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद। प्रियंका जी, कैसे सनातनी, इस पर आप सवाल उठा रही थी। विजय जी ने साफ तौर पर बताया कि भाई किसी प्रदेश में क्या परंपरा है, वहां के हिसाब से वहां के लोग तय करेंगे, और सनातनी कौन है या नहीं है क्या अब आप लोग भी तय करने लगे? आप लोग तो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे। आपको पता है अनुराग ठाकुर कहाँ से आते हैं? उत्तराखंड से आते हैं। वहां परंपरा है मछली खाने की। वहां सनातनी ये जो टीका लगा के और अंगोछा डाल के पीला और मंगलवार के दिन खाया जाता है। जाके मांग के वोट दिखाएं वहां पर मछली खा के, हिम्मत है अगर किसी में तो। अरे भाई वहां का नेता खाए तो समझ में आता है। ये हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आके मछली थाली में परस के उसको शाकाहारी बता के खा लेंगे तो क्या आपको ये पूरा देश बेवकूफ नजर आता है? ये जो हुमायूं कबीर इस वक्त क्या कह रहे हैं सुन लेते, फिर मैं लौटता हूँ। प्रियंका जी लौटता हूँ। मेरा यही उम्मीद है जो किसी पार्टी को बहुमत में नहीं पूछेगी। कोई पार्टी का कैंडिडेट 148 में नहीं जाएगी, किसी को 130 में रुक जाएगी, किसी को 95 से 110 तक रुक जाएगी। तो मेरा पार्टी का जितना उम्मीदवार जीत हासिल करेगी, कल दूध का दूध पानी का पानी, कल 10 बजे तक 12 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगी। मेरा जितना उम्मीदवार का टारगेट है, मेरा उम्मीद है, मेरा आशा व्यक्त है, जो मेरा ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत हासिल करके आएगी। मैं निर्णायक भूमिका में
निभाएगी। इलेक्शन को बाद 7 तारीख को पहले जो वोट लेने का टाइम मिलेगा तो मैं बहरमपुर से एक साथ होके जो हुमायूं कबीर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाते हुए, और क्या ये मैटर, मैं इस सवाल का जवाब विजय जी से लूंगा, लेकिन प्रियंका जी लगता है क्या हुमायूं कबीर का जो फैक्टर है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट कटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा? प्रियंका जी देखिए, हुमायूं कबीर तो पहले एक्सपोज हो गए अपने स्टिंग ऑपरेशन में। 1000 करोड़ की डील उन्होंने किससे की? बीजेपी से। और कौन बना रहा था बाबरी? वही बना रहे थे। और कौन जाके चिल्ला रहा था बाबरी? यहाँ के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे। तो देखिए, ऐसा है, ये सब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और ये किसी कीमत पर कहीं जीतने नहीं जा रहे हैं। हकीकत ये है कि असम में आप देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर स्वयं आरोप लगे, कोई सफाई नहीं दी आज तक। आप बताइए कि वहां पर जमीनें किसके नाम है? सबको पता है कि उनके परिवार वालों के नाम है। आप बताइए, वहाँ चाय वाले जो चाय का जो है पत्तियां तोड़ते हैं या काम करते हैं, उनकी क्यों नहीं मजदूरी बढ़ाते हैं? क्यों नहीं आदिवासियों को एसटी का दर्जा दे पाए आज तक? ठीक है प्रियंका जी, जो वहाँ के गर्ग थे, जो वहाँ के संगीतकार थे, उनको अभी तक ठीक है प्रियंका जी, मैं लौट रहा हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। बंगाल और असम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया और पीएम ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको पीएम मोदी के वो बयान भी सुनवाते जो चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नतेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चले, कौन से मुद्दे हावी रहे, ये कल चुनावी नतीजे जब आने शुरू होंगे, चुनावी ट्रेंड जब से आने शुरू होंगे, तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन हम आपको एक चीज स्पष्ट बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर एक ट्रेंड जो है और हर एक नतीजे सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो हमारे साथ कल सुबह 6 बजे से लगातार जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।